गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय चल रहा है वो संविधान की विशेषताओं का अध्याय चल रहा है। संविधान की विशेषताओं का हमने अध्ययन किया, उसके बाद में इसकी प्रस्तावना आती है। प्रस्तावना का मतलब होता है कि इस संविधान के प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रमुख लक्ष्य क्या है और किस प्रकार से संबंधित है, उसके बारे में अध्ययन हमने कल किया था। अब आगे इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो प्रथम बिंदु है वो है विवरणात्मक भाग। विवरणात्मक भाग के अंतर्गत प्रमुख रूप से 3 बातों को जोड़ा गया है। वो 3 बातें प्रमुख रूप से कौन कौन सी है, ध्यान रखना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी प्रत्येक व्यक्ति को बहुत सारे न्याय प्राप्त होते हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे आर्थिक यानी धन से संबंधित न्याय हो, चाहे राजनीतिक यानी पद से संबंधित है या वोट के आधार पर न्याय हो। तो ये सारे जो न्याय हैं ये प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं और इनमें किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ कोई असमानता या भेदभाव नहीं किया जाता। बात आती है इस बिंदु में प्रमुख बातें कौन कौन सी आती है, उनका हम प्रत्येक बिंदु का अलग अलग है वो अध्ययन करेंगे। पहला हमारा जो बिंदु आता है वो है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? यानी समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से न्याय प्राप्त होना चाहिए, ये हमारे संविधान में स्पष्ट कहा गया है। अब आती है कि बिना किसी भेदभाव के समानता, यानी समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति है उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जन्म से सभी व्यक्ति समान होते हैं और जो असमानताएं उत्पन्न होती है वो बाद में उत्पन्न होती है, न कि जन्म से। तो इस कारण क्या है कि प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक स्थान में रहने वाले व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करके उसके साथ समानता की जानी चाहिए। अब बात आती है कि भेदभाव है, इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से बिंदु आते हैं, कौन कौन सी बातें आती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पे, उसकी भाषा के आधार पे, उसके लिंग के आधार पे, उसके वर्ण के आधार पे, उसकी नस्ल के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि जाति है वो प्राथमिक नहीं होती, प्राथमिक होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व है। व्यक्ति विशेष की जो स्थिति है उसके आधार पे किसी व्यक्ति के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि संविधान ने सबको समान अधिकार प्रदान किए हैं। संविधान की दृष्टि से कोई जाति विशेष को कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो चाहे कोई भी हो, सबको क्या है समान रूप से अधिकार मिले हैं। और इन स्थितियों के आधार पर क्या है कि सरकार या राज्य या कोई व्यक्ति विशेष है वो किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव है वो सामाजिक आधार पे या सामाजिक स्थितियों के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता। बात आती है पे अपने सेकंड पॉइंट की, इसके अंतर्गत है आर्थिक न्याय। आर्थिक यानी संपत्ति से संबंधित या धन से संबंधित किसी भी व्यक्ति के साथ है वो अन्याय नहीं किया जाएगा और सबको आर्थिक दृष्टि से समान बनाने के लिए सरकार है वो समान रूप से प्रयास करेगी और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हर प्रकार से उसका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए प्रयास करेगी। बात आती है इसमें आर्थिक न्याय में, अपने आर्थिक न्याय का वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अपने संविधान में किया गया है। तो प्रमुख रूप से जो आर्थिक पक्ष है उसका जो वर्णन है वो स्पष्ट शब्दों में अनुच्छेद 39 के अंतर्गत अपन को मिलता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 39 के अंतर्गत इसका आर्थिक से संबंधित जो पक्ष है न्याय का उसका वर्णन किया गया है। बात आती है राज्यों द्वारा उचित नीति बनाना। राज्य है, सरकार है, वो ऐसे नीतियों का, ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करे कि उसमें व्यक्ति विशेष के महत्व न छुपा के होके कि प्रत्येक व्यक्ति है चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी राज्य का हो, चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो, चाहे निम्न स्थिति हो चाहे उच्च स्थिति हो, सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सभी चीजों का अवलोकन करते हुए, सभी पक्षों की जानकारी करते हुए है वो राज्य और सरकार क्या है व्यक्ति विशेष का ध्यान रखते हुए नीतियों का निर्माण कराएगी। बात आती है अब आजीविका के साधन प्राप्त होना, यानी एक व्यक्ति का आर्थिक जीवन है वो प्रमुख रूप से उसके स्थिति यानी आय के आधार पर निर्भर करता है। जब व्यक्ति के पास आय नहीं होगी, आय किससे प्राप्त होती है? श्रम से, कार्य से, मेहनत से। लेकिन व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसने अच्छी डिग्री प्राप्त कर रखी है, लेकिन उसको अच्छा पद नहीं मिले उसकी योग्यता के आधार पे,
तो क्या है कि उसकी आर्थिक स्थिति वो सही नहीं हो पाती। तो इसलिए आवश्यक है कि राज्य और सरकार समय समय पे व्यक्तियों की आवश्यकता के आधार पे, उनकी योग्यता के आधार पे उनको कार्य उपलब्ध करवाए, ताकि है वो बेरोजगार नहीं रहे और उनकी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी बनी रहे, अच्छी कंडीशन में वो रहे और अपने विकास के साथ साथ अपने परिवार का, अपने राज्य समाज का विकास में प्रमुख रूप से योगदान दे। बात आती है पे भौतिक संपत्ति का उचित वितरण। भौतिक संपत्ति है उसका भी उचित वितरण होने चाहिए, यानी जो सिनेमा घर है, जो अपने अस्पताल है, अपने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मॉल है, संसद है या अन्य कोई मंदिर है, मस्जिद है, ये सभी व्यक्तियों के लिए संपत्ति है, ये सरकार की संपत्ति है। इन पे सभी का समान रूप से अधिकार है। किसी एक व्यक्ति विशेष का, किसी एक धर्म का अधिकार नहीं है। किसी भी जाति धर्म का कोई व्यक्ति हो वो समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकता है, वो सिनेमा हॉल जा सकता है, वो अस्पताल में अपना इलाज करवा सकता है। तो एक प्रकार से स्पष्ट है कि जो भौतिक संपत्ति का वितरण किया जाए वो सबके लिए समान दृष्टि से किया जाए, न कि असमान दृष्टि से। क्योंकि अगर ये व्यक्ति विशेष के लिए बना दिए गए कि व्यक्ति विशेष इनमें जा सकते हैं, जो निम्न या पिछड़ी हुई जातियां हैं, तो वो हीन भावना से ग्रसित हो जाएगी और शोषण की भावना से ग्रसित होने के कारण अपना क्या है कि पर्याप्त रूप से विकास नहीं कर पाएगी। बात आती है पुरुषों व स्त्रियों का सम्मान समझना, यानी समाज में अपना जो भारत देश है उसकी एक स्थिति रही है प्रारंभ से ही कि स्त्रियों और पुरुषों को समान नहीं समझा जाता, जबकि संविधान इस बात को स्पष्ट नकारता है कि महिलाएं और पुरुष है वो दोनों समान हैं। लेकिन अपनी समाज की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ आज भी ये बातें हमें देखने को मिलती है कि महिला है वो चार दीवारी के अंदर रहते हुए ही घर का काम ही करती है, जबकि पुरुष है वो आजीविका का कार्य प्रमुख रूप से करता है। लेकिन स्थितियां धीरे धीरे बदलती जा रही है, महिलाएं भी क्या है पुरुषों के साथ अपना परस्पर समान योगदान दे रही है। तो ध्यान रखना कि संविधान ने सभी महिलाओं और सभी पुरुषों को समान माना है, उनमें किसी प्रकार का लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए। बात आती है भाई समान कार्य के लिए समान वेतन। एक व्यक्ति है, एक महिला है, वो दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं, तो उनके जो कार्य करने की क्षमता है दोनों की समान है, एक ही फील्ड में वो कार्य कर रहे हैं, तो उनका जो वेतन है, उनकी जो सैलरी है, उनकी जो तनख्वाह है, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि महिला है तो उसको वेतन कम दे दिया गया है, पुरुष है उसको वेतन अधिक दिया जा रहा है, जबकि कार्य दोनों एक कर रहे हैं, एक ही फील्ड में कार्य कर रहे हैं, एक ही समय कार्य कर रहे हैं और जितना पुरुष का वर्क है उतना ही महिला का वर्क है। तो वेतन के आधार पे दोनों में असंगति नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हो। दोनों जब समान है, समान कार्य करे तो समान नियम के तहत उनको समान वेतन सैलरी मिलनी चाहिए। बात आती है उत्पादन है व वितरण का केंद्रीकरण न हो। जो उत्पादन किया जा रहा है प्रत्येक वर्ष में या जो अपने वितरण किया जाता है, उसका विभाजन किया जाता है, उसको बांटा जाता है, तो उन पे अधिकार है वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होना चाहिए। क्यों व्यक्ति विशेष का उन पे अधिकार हो गया तो अपनी इच्छा के अनुसार उस उत्पादन को वह विभाजन करेगा, अलग अलग स्थानों पे उसको भेजेगा, तो उसकी कीमत है वो अपनी इच्छा अनुसार निर्धारित कर लेगा। और इच्छा अनुसार निर्धारित करने का क्या होगा कि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जो निम्न वर्ग है, जिनकी आय बहुत कम है, तो उनका इसमें शोषण होगा। इस कारण क्या है कि उत्पादन है और वितरण की जो प्रणाली है उसका केंद्रीकरण होते हुए उसको बहुत सारे लोगों और समूहों के बीच में उसका विभाजन करना चाहिए, ताकि एक व्यक्ति या एक संगठन अगर उत्पादन प्रणाली का वितरण का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो जो अन्य प्रणालियां हैं उस पर अंकुश लगा सके, उसमें दोष निकाल सके और उसको आवश्यक रूप से सही तरीके से वितरण करने के लिए उसको बाध्य कर सके। इसलिए ध्यान रखना कि उत्पादन के साधनों का और वितरण का केंद्रीकरण न होके विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी एक ही समूह को अधिकार न देके बहुत सारे समूह के बीच में उसका विभाजन होना चाहिए। बात आती है भाई राजनीतिक न्याय की। राजनीतिक न्याय यानी प्रत्येक व्यक्ति है वो राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान किस प्रकार निभाता है, उसका योगदान है वो किस प्रकार एक सरकार को मजबूत सरकार बनाता है या एक जो कमजोर सरकार है उसको कैसे अपदस्थ कर सकता है, पद से हटा सकता है और एक नई सरकार चुनता है। तो ध्यान रखना कि अपना जो देश है वो लोकतंत्रात्मक है, उसमें क्या है कि व्यक्ति विशेष को समान महत्व दिया गया है। इस कारण क्या है कि व्यक्ति स्वयं अपनी सरकार को चुनने का हकदार होता है। सरकार का निर्माण वही करता है,
सरकार को बनाए रखने की शक्ति उसके पास है, सरकार को हटाने की शक्ति भी उसके पास है। वो किस प्रकार अपना योगदान देता है, तो ध्यान रखना वयस्क मताधिकार के आधार पे प्रत्येक व्यक्ति है वो वयस्क मताधिकार के आधार पे अपनी राजनीतिक सहभागिता निभाता है। अब वयस्क किसे कहा जाएगा, ध्यान रखना अपने प्रारंभ में अगर मूल संविधान की बात करें अपन, तो जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी, 21 वर्ष थी। लेकिन बाद में उस मतदान की आयु को घटा के कम कर दिया गया। 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा मतदान की जो आयु थी वो 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। अब जो 18 वर्ष का व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो मतदान देने का हकदार है। लेकिन इसमें विशेष बात ये आती है कि क्या सभी व्यक्ति है वो मत दे सकते हैं क्या, तो इसमें कुछ कंडीशन आती है कि जिस व्यक्ति का जो 18 साल का हो गया है और उसका निर्वाचन पत्रावली में नाम होता है और उसकी वोटर आईडी बनी हुई होती है, वही व्यक्ति क्या है कि मतदान कर सकता है। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका पत्रावली में नाम नहीं है, वो व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता, चाहे वो 19 वर्ष का हो चाहे 20 वर्ष का हो, उसका नाम जुड़वाना आवश्यक है। बात आती है राजनीतिक पद प्राप्त करने का अधिकार। अब ये नहीं है कि जो उच्च जातियां ही हैं वही सिर्फ राजनीतिक पद प्राप्त करती है। एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, सामान्य कैटेगरी का श्रेणी का व्यक्ति है, वो भी उच्च प्राप्त कर सकता है, क्योंकि संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक जातियों को, प्रत्येक धर्म को समान संरक्षण दिया जाएगा। और जो पिछड़ी हुई जातियां हैं जिनको अगर संरक्षण नहीं मिला तो उनके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है, ताकि उनकी सीटें निर्धारित हो और उनको भी क्या है कि समाज और देश के शासन चलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सके। तो इस प्रकार क्या है कि राजनीतिक पद प्राप्त करने के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति को समान माना गया है। उसकी जो योग्यताएं हैं उसके आधार पे, मेहनत के आधार पे और अपने प्रयास के आधार पे वो पद प्राप्त कर सकता है। बात आती है भाई संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राजनीतिक न्याय की अपने बात की, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब ये होता है कि न्याय व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को क्या है कि न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। अब वो न्याय प्राप्त कैसे करेगा, किसी व्यक्ति को मान लो कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो उसको पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है, ये उसका अधिकार है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उस शासन व्यवस्था के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी बात ये आती है कि उस व्यक्ति को अपने पसंद का वकील है वो करने का अधिकार प्राप्त है। वो समय ले सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार वकील को चुन सकता है। तीसरी बात इसमें यह आती है कि वह किस कारण गिरफ्तार किया गया है, इस बात को पूछने का अधिकार भी उस व्यक्ति के पास होता है जिसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन ध्यान रखना, ये जो सारी कंडीशन है, ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, ये सिर्फ अपने देश के नागरिकों के लिए ही है। अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति है और उसको किसी कारणवश गिरफ्तार किया गया है तो उसको ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं होगी। एक मान लो किसी व्यक्ति ने गैर कानूनी तरीके से पद प्राप्त कर लिया है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और उसने पद किस आधार पर प्राप्त किया उससे इसका जवाब मांगा जा सकता है। न्यायालय है, किसी न्यायालय के द्वारा मान लो उचित कार्य नहीं किया जा रहा तो उससे उच्च न्यायालय के द्वारा उसको सही कार्य करने के लिए, उचित कार्य करने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये संवैधानिक जो उपचारों के अधिकार के अंतर्गत ये व्यवस्थाएं सारी देखने को मिलती है। अब बात आती है स्वतंत्रता, दूसरे पॉइंट की अपनी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसमें 3 पॉइंट बताए गए हैं। इन तीनों पॉइंटों का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और इसकी जानकारी करेंगे कि इसमें स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता में प्रमुख रूप से कौन सी बातें हैं। तो पहला जो हमारा बिंदु है वो है इसका स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, वह किसी दूसरे के अधीन नहीं है, किसी दूसरे के नियंत्रण में नहीं है। तो ध्यान रखना कि स्वतंत्रता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति है वो किसी दूसरे के अधीन रहते हुए स्वयं स्वतंत्र है और अपनी इच्छा के आधार पे, अपने सोच के आधार पे, अपनी योग्यता के आधार पे वो जो भी करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन कुछ इसमें बाउंडेशन होती है, कुछ पाबंदियां होती है कि वो जो कार्य कर रहा है, जो प्रचार कर रहा है, जिस संगठन को बना रहा है, वो संगठन कानून के दायरे में उचित हो। वो अनुचित होने पे उसकी जो स्वतंत्रता है, उसकी जो समानता है वो उससे छीन ली जाएगी। तो जब तक वो सही कार्य कर रहा है तब तक तो उसको क्या है, स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन अनुचित कार्य करते हुए उसकी स्वतंत्रता को राज्य और सरकार के द्वारा छीन लिया जाएगा। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के अर्थ की। स्वतंत्रता का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है किसी भी बंधन से मुक्ति, यानी उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है,
कोई रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, वो क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और स्वतंत्र है कि वो कार्य कर सकता है। हमने बात की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है कि किसी प्रकार से व्यक्ति के ऊपर क्या है, किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, वो स्वतंत्र है और स्वतंत्र रह के क्या है, अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है। अब बात आती है आगे कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को किसी के अधीन नहीं रखता, यानी व्यक्ति के जो मन में इच्छाएं हैं, जो उसकी जो लालसाएं हैं, जो कार्य करने की क्षमता है या जो कार्य करना चाहता है, वो किसी के अधीन नहीं होती। उसकी इच्छाएं, वो इच्छाएं उसके पास होती है और वो इच्छाओं को अपने कार्य रूप में परिवर्तित कर सकता है, उनको बदल सकता है, क्योंकि इच्छाएं हैं वो स्वयं की है। स्वयं की इच्छाएं होने के कारण क्या है, स्वयं वह किसी से अनुमति नहीं लेगा उसके लिए, स्वयं वह है अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखे, अपनी योग्यता को ध्यान में रख के अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकता है। बात आती है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये प्रमुख स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को विशेष को मिली हुई है कि व्यक्ति के मन में जो विचार है, जो भावनाएं हैं, वो अपने शब्दों के माध्यम से उन विचारों को, उस विशेष बातों को अभिव्यक्ति कर सकता है, यानी प्रस्तुत कर सकता है। उसकी विचार अभिव्यक्ति को किसी प्रकार से राज्य या सरकार द्वारा उसके विचारों को व्यक्ति के लिए रोका नहीं जा सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो बातें हैं, जो विशेषताएं हैं, उसको किसी को बताने का, किसी उसका प्रचार प्रसार करने का, उसका संगठन करने का उसको पूर्ण रूप से अधिकार है। तो इसके आधार पे राज्य या सरकार उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकती। बात आती है धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने धर्म को अपनाता है, उसका प्रचार प्रसार करता है, उसकी पूजा प्रार्थना करता है, तो ये उसकी स्वतंत्रता है। क्या है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है विशेष, वह किसी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करता और उसने धर्म के मामले में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दे रखी है। बात आती है अब उपासना की स्वतंत्रता। उपासना और धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो चाहे उस चीज का, धर्म को अपना सकता है और अपने धर्म को छोड़ भी सकता है। राज्य उसको ये नहीं कहेगा कि तूने जो धर्म अपना रखा है उसको छोड़ क्यों दिया या तूने नया धर्म क्यों अपनाया। तो इस प्रकार से व्यक्ति है वो धर्म के मामले में और पूजा प्रार्थना उपासना के मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी प्रकार का उसके ऊपर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। बात आती है समानता की। समाज में रहने वाला जो प्रत्येक व्यक्ति है वो क्या है कि समान है, किसी प्रकार का उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाए, चाहे वो शारीरिक रूप से अयोग्य हो, मानसिक रूप से अयोग्य हो, लेकिन किसी भी स्थिति में हो उसको समान समझा जाएगा, क्योंकि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति समान है। संविधान ने सबको समान रूप से अधिकार दे रखे हैं। बात आती है अवसर की समानता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे, लेकिन वो कार्य कर कैसे पाएगा, उस कार्य करने की व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। लेकिन सरकार है वो समय समय पे प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने के जो अवसर है वो उपलब्ध करवाएगी और किसी भी जाति विशेष के लिए ये अवसर न होके सभी व्यक्तियों को समान रूप से ये अवसर मिलेंगे, ये मौके मिलेंगे। बात आती है एकत्र होने की समानता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी जगह पे, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति है वो किसी भी स्थान पे बहुत सारे व्यक्तियों को, समूह को इकट्ठा कर सकता है, उनकी सभाएं कर सकता है, उनके आयोजन कर सकता है, कहीं पे भी आवश्यकता के आधार पे अपने विचारों को रखने के लिए धरना भी दे सकता है। लेकिन ये सब क्या है, जो धरना है, सभाएं हैं, संगठन है या लोगों को एकत्रित करना है, ये सब कानून के अंतर्गत रहते हुए करेगा वो। अगर कानून के अंतर्गत रहते हुए नहीं करेगा तो पुलिस के द्वारा, न्यायालय के द्वारा उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जा सकती है और जो उसने संगठन बना रखा है, जो सभाएं एकत्रित कर रखी है, उन सभाओं को समाप्त कर सकता है, लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बात आती है सामाजिक वस्तुओं की समानता। समाज की प्रत्येक वस्तु पर व्यक्ति में, समाज में रहने वाले व्यक्ति का समान रूप से अधिकार है। समाज की जो वस्तु है वो किसी व्यक्ति विशेष की न होके प्रत्येक व्यक्तियों का उन पे समान अधिकार है। समान अधिकार होने के कारण क्या हो गया कि हम भारत देश में रहते हैं और भारत के जो भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे नैतिक हो, चाहे भौगोलिक हो, प्रत्येक व्यक्ति का उन पे समान रूप से अधिकार है। समान रूप से उनको सुविधाएं मिलेगी जो एक निम्न जाति के व्यक्ति को मिल रही है और जो उच्च जाति को मिल रही है। यानी उच्च जाति के व्यक्तियों को अधिक अवसर सुविधाएं मिलेगी और निम्न व्यक्ति के व्यक्तियों को सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो किसी प्रकार की उन पे असमानता नहीं की जाएगी। बात आती है बंधुत्व की। तीसरा जो हमारा पॉइंट है इसमें वो है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है
और इस देश में रहने वाले प्रत्येक जाति के लोग हैं, प्रत्येक धर्म के लोग हैं, प्रत्येक उनकी संस्कृतियाँ अलग अलग है, उनकी बोलियाँ अलग अलग है, उनकी जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं वो अलग है, पर्यावरणीय स्थितियाँ वो अलग है, उनके पहनने के तरीके अलग हैं, उनकी संस्कृतियाँ, सभ्यताएं, उनके खान पान सब अलग अलग है। तो ये सब होते हुए भी क्या है कि भारत एक बंधुत्व है, एक एकता के रूप में बंधा हुआ है। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। भाईचारे की भावना, प्रमुख रूप से जो बंधुत्व का अर्थ होता है वो होता है आपस में मिलजुल के रहना, एक भाईचारे की भावना। यानी हम सब अलग अलग होते हुए भी, अलग अलग क्षेत्र में रहने के बावजूद भी, अलग अलग भाषाएं बोलने के बावजूद भी, अलग अलग विचार होने के बावजूद भी, अलग अलग प्रकार से अपना खान पान होने के बावजूद भी हम क्या हैं, सारे समान हैं। और एक हम भाईचारे की भावना के रूप में, एक प्रेम के रूप में, एक सौहार्द के रूप में, एक समानता के रूप में मिलजुल के एक साथ में रहते हैं। और हमारा जो प्रेम है वो हमारी एकता को और अधिक बढ़ाता है और अधिक मजबूत उसको करता है। बात आती है अब साथ रहने की भावना। हम क्या है, अलग अलग हैं, अलग अलग विचार है, अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, उसके बावजूद भी क्या है कि भारत में रहने वाला जो प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक राज्य के व्यक्ति हैं, उनमें क्या है कि अलग अलग जगह पे रहने के बावजूद भी, अलग अलग उनकी सभ्यताएं संस्कृतियां होने के बावजूद भी क्या है, हम सारे एक हैं और एक संगठन के रूप में, एक इकाई के रूप में हम सभी जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो भारत के निवासी हैं, न कि हम एक दूसरे को अलग अलग समझते हैं। अलग अलग होने के बावजूद भी हमारे बीच में जो भाईचारा है, जो समानता है, जो एकता है, यही हमारे संविधान की प्रमुख रूप से विशेषता है। बात आती है अब गरिमा एवं राष्ट्र की एकता। गरिमा यानी प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, उसका कोई असम्मान नहीं कर सकता, कोई उसको अपशब्द नहीं बोल सकता, कोई किसी व्यक्ति को हीन भावना से नहीं देख सकता, क्योंकि जैसा हम किसी के साथ व्यवहार करेंगे बदले में हम चाहते हैं कि वो भी हमें वैसा ही व्यवहार दे। हम जिसका सम्मान करते हैं वापस हमें सम्मान मिलता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ, सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। बात आती है राष्ट्र की एकता। अब राष्ट्र की एकता इसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि जब हम एक साथ सब मिलके रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक एकता के एक संगठन के रूप में रहेंगे, तो हमारे देश की एकता है वो बनी रहेगी और एकता को और अधिक मजबूती मिलेगी और हमारा जो देश है वो अन्य देशों से और भी अधिक आगे चला जाएगा हर क्षेत्र में। और हम पूर्ण रूप से क्या है कि एक संगठन के रूप में अगर कार्य करते हैं, इकाई के रूप में कार्य करते हैं, तो जो हमारा देश है वो पूर्णतः क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। आत्मनिर्भर कब होगा, जब अपने देश की जो आवश्यकताएं हैं वो अपने देश में अधिकतर पूरी होने लग जाए, अपना जो पैसा है देश का वो बाहर नहीं जाए, अपने सामान है वो अधिकता के कारण बाहर जाए और बाहर जो विदेशों का पैसा है वो भी अपने पास आए। मतलब है आयात है अपने पास है और निर्यात में दोनों में अधिकता न होते हुए आवश्यकता के आधार पे हमारा सामान अधिक से अधिक बाहर जाए, इतना अधिक उत्पादन किया जाए। इसके साथ ही क्या है कि जितना अधिक हमारे उत्पादन होगा, जितना अधिक हम नई तकनीक को अपनाएंगे, उतने हमारे देश क्या विकास की ओर आगे अग्रसर होगा। बात आती है विविधता में एकता। हमारे देश की जो विविधता है, विविधता यानी अलग अलग होते हुए भी, एक साथ न रहते हुए भी, अलग अलग जो हमारे विचार होने के बावजूद भी क्या है कि हम एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। हमारी जो जनसंख्या है वो 130 करोड़ जनसंख्या है और 130 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद भी क्या है कि हम एक इकाई के रूप में, आवश्यकता पड़ने पे एक संगठन के रूप में एक साथ मिलजुल के कार्य करते हैं। तो इस कारण कहा गया है कि विविधता में एकता और भारत की विशेषता। बात आती है क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद और संप्रदायवाद की। यानी राजस्थान में रहने वाले लोग हैं, उनके संप्रदाय अलग हैं, उनकी भाषाएं अलग है, उनका प्रांत है, उनके बोलने का तरीका है ये अलग है। यानी हम भाषावाद के रूप में, धर्म के रूप में, प्रांत के रूप में, क्षेत्र के रूप में अलग अलग होते हुए भी क्या है कि एक दूसरे को समान समझे, एक दूसरे धर्म का सम्मान करें, एक दूसरे की भाषा का सम्मान करें, एक दूसरे की क्षेत्र की संस्कृतियां हैं उनको कमजोर न बताते हुए, उनको हीन न बताते हुए, उनको अपने ही संस्कृति में समान, अपने ही भाषा के समान, उनको समान समझे और किसी संप्रदाय को छोटा बड़ा नहीं समझ के, जैसा अपना संप्रदाय है, जैसा अपना धर्म है, वैसे ही दूसरे धर्म को समझें, तो अपनी जो एकता है और अधिक समय के साथ क्या है प्रगाढ़ होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी और हमारा जो देश है वापस समय के आधार पे, आवश्यकताओं के आधार पे, तकनीक के आधार पे वापस अपना जो देश है वो सोने की चिड़िया बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा, जगत गुरु बन जाएगा। बात आती है अब अखंडता की। अखंडता यानी किसी भी चीज का किसी भी हिस्सों में या टुकड़ों में बंटा हुआ नहीं होना, उन सभी
क्षेत्रों का आपस में मिलजुल के रहना, एक इकाई और संगठन के रूप में उनका इस प्रकार कार्य करना कि वो विस्तृत होते हुए भी, बहुत बड़े होते हुए भी क्या है, अलग अलग दिखाई न दे और एक अखंड भारत के रूप में वो कार्य कर सके। बताती है अखंडता उद्देशिका में शामिल है। अपनी अखंडता को ध्यान रखना किस में शामिल किया गया है, उद्देशिका में, ताकि इसके पक्ष को और भी अधिक है वो मजबूत तरीके से रखा जा सके, और भी अधिक है वो अखंडता को मजबूत किया जा सके। वर्तमान समय में कुछ संगठन ऐसे बनाए जा रहे हैं जिनके कारण क्या है कि अपने देश की जो एकता अखंडता है, कुछ लोग, कुछ धर्म के लोग हमारी एकता और अखंडता को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ संगठन ऐसे बनाए गए हैं जो जो अधर्मी लोग हैं, जो अपने देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन संगठनों पे विशेष रूप से नजर रखे हुए हैं, ताकि कोई भी अगर समस्याएं सामने आए, कोई भी क्रियाएं करते हैं तो उनको तुरंत शिकंजे में लिया जा सके और अपनी एकता और अखंडता को बचाया जा सके। बात आती है कि जो ये अखंडता है ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा अपने उद्देशिका में शामिल की गई। तो ध्यान रखना कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा हमारा जो अखंडता है उसको उद्देशिका में शामिल किया गया था। बात ये आती है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, तो ध्यान रखना 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा जो अपनी अखंडता है उसको उद्देशिका में शामिल किया गया था। ध्यान रखना उद्देशिका और प्रस्तावना का समान महत्व है, ये जुड़ी हुई है आपस में। बात आती है एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। अब सरकार का और संविधान का प्रमुख काम है कि इस एकता को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे इसको सुनिश्चित किया जाए। तो इसके लिए क्या है कि सरकार समय समय पे ऐसे कुछ संगठन बना रही है, कुछ ऐसी संस्थाएं बना रही है जो देश की एकता है उसको बनाए रखने के लिए लगातार वर्क कर रही है, और जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रही है। प्रत्येक वर्ग की बात है वो सुनी जाती है, समझी जाती है, और जो समस्याएं होती है वो एक पटल पे बैठ के, एक स्थिति पे बैठ के उसको आपस में बातचीत करके उसको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।